हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों को जानिए, परखिए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइएगा। तो देर किस बात की, जुड़ते हैं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में। और आज का पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक हार्मोन होता है, हार्मोन क्या चीज है? एक एंजाइम होता है, रासायनिक संदेशवाहक होता है, प्राथमिक संदेशवाहक होता है। 4 नंबर ऑप्शन में लिखा है 2 तथा 3 दोनों होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में। 11th एनसीईआरटी का एक टॉपिक जिसको एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं, उसको हम लेकर के चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। 11th एनसीईआरटी, एक हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या होता है? तो दीजिए आंसर। पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक एंजाइम होता है। बच्चों 2 नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है रासायनिक संदेशवाहक होता है। 3 नंबर में दिखाई दे रहा है आपको प्राथमिक संदेशवाहक होता है। या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही हैं। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा करके सोच समझ करके आंसर दीजिए। अपना क्रम वही रहेगा। तो आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का है। तो इस समय में आपको सोचना समझना और आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। तो बिल्कुल 1 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बच्चों याद रखना, हार्मोन कोई एंजाइम नहीं होता। ये क्या होता है? रासायनिक संदेशवाहक होता है और इसे प्राथमिक संदेशवाहक के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है जो नीट की खोपड़ी में छेद कर देने वाला क्वेश्चन, मसालेदार धमाकेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया। इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। और 2 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। शरीर में तालमेल स्थापित करने वाला तंत्र होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? अंतःस्रावी तंत्र। नंबर 2 में लिखा तंत्रिका तंत्र। और नंबर 3 में लिख रखा है रुधिर परिवहन तंत्र। और 4 में कह रहा है तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण सा क्वेश्चन है और साधारण होने के साथ साथ में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों आपको सोच समझ करके आंसर देना है। बॉडी का कंपैरिजन करने के लिए, बॉडी का तालमेल स्थापित करने के लिए हम किस सिस्टम को काम में लेते हैं? ऑप्शन में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र। दीजिए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी विद्यार्थी ध्यान करेंगे। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर के बॉडी का तालमेल स्थापित करते हैं, यानी जिसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जिसको जाना जाता है। और वो क्या काम करता है? बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, यानी समन्वय बनाने का काम करता है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। अंतःस्रावी ग्रंथियां वह हैं जो अपना स्राव सीधा विसर्जित करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों का आंसर इस क्वेश्चन का आना चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसको कह सकते हो आप? यदि वह अपना स्राव छोड़ती है, कहां पर? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है रुधिर में। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है रुधिर या नलिका में। या फिर कट जाने पर, यदि कोई रुधिर मतलब कोई ग्रंथि कट जाती है तब रुधिर को छोड़ती है। या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि विशेष अंगों में, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर अपने स्राव को छोड़ते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन लगातार पिछली ऑनलाइन क्लास में आप देख पा रहे हैं। तो लगातार क्लास के साथ में बनेंगे तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां, पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए बच्चा कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स टाइप ग्लैंड। बिल्कुल। अब देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को बंद नलिकाओं में छोड़ती हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाचक पाचन से संबंधित सारी ग्रंथियां, लार ग्रंथि की बात कर लो, यकृत ग्रंथि की बात कर लो, इसके अलावा दुग्ध ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे डायरेक्ट किस में छोड़ देती है? रुधिर में। तो पहली तो बात 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सटीक हो जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे किस में छोड़ती हैं? रुधिर में छोड़ती हैं। इन ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल की यदि बात करें, पीयूष ग्रंथि, पीनियल थायराइड, पैराथायराइड, ऐसी कुछ ग्रंथियां हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब 3 नंबर पर होता है मिक्स टाइप।
इसका मतलब वे ग्रंथियां जो एक्जो भी हैं और एंडो भी हैं, उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंक्रियाज ग्लैंड, यानी अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहा जाता है? यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। प्रोटीन के हार्मोन के, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, प्रोटीन के और हार्मोन के स्वेदी अंग या स्वेदांग स्थित होते हैं, केंद्रक पर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप समझ गए होंगे, ER की बात कर रहा हूं। कोशिका द्रव्य में होते हैं, कोशिका की सतह के ऊपर होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना बच्चा, प्रोटीन के हार्मोन के स्वेदांग कहाँ स्थित होते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, इसके बाद में आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल याद रखना, ये नया क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। कोशिका की सतह के ऊपर इनके स्वेदी अंग पाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है? किस RNA का क्लोरलीफ मॉडल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोरलीफ मॉडल। ये ध्यान होगा, क्लोरलीफ मॉडल के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वो कौन से RNA का होता है? ऑप्शन 1 में कह रहा है tRNA, 2 में कह रहा है rRNA, और 3 में कह रहा है HNRNA, और 4 में कह रहा है mRNA। स्थानांतरण राइबोसोमल, या फिर इसके बाद में विषमांगी केंद्रीय RNA, या फिर mRNA। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फोकस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि किस RNA का क्लोरलीफ मॉडल होता है। तो ध्यान रखना इसका, 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। यानी tRNA में क्या पाया जाता है? क्लोरलीफ मॉडल पाया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। अब इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एडिनिन का 30, यदि एडिनिन का प्रतिशत 30 है, ध्यान से पढ़ना, यदि एडिनिन का प्रतिशत 30 है तो ग्वानिन का प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे निकाल पाते हैं, हम देखता हूं। यदि एडिनिन का प्रतिशत 30 है तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? 10%, 30%, 20%, 40%। दीजिए करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों के द्वारा यथासंभव प्रयास होना चाहिए, सभी के द्वारा आंसर आना चाहिए। देखो किसकी बात कर रहा है ये? एडिनिन, और एडिनिन का प्रतिशत बता रही है 30। इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एडिनिन का प्रतिशत आपके सामने आया 30। पूछा किसका है? ग्वानिन का पूछा है। देखो बच्चों ध्यान रखना, एडिनिन के साथ में थाइमिन आएगा और उनकी संख्या बराबर होती है। इसका मतलब एडिनिन का 30 है तो थाइमिन का भी कितना होगा? 30 होगा। अब परसेंटेज की बात करें तो पीछे 40 बच गया, और ग्वानिन के साथ में कौन आता है? साइटोसिन। 40 बच गया तो कितना कितना प्रतिशत हो जाएगा? 20-20%। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूं 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको ढूंढना जो गलत है। देखो क्या करे, यानी ए के बट्टा में टी है और बराबर उसका मान क्या बता रहा है? अगला 1 बता रहा है। ए प्लस टी बराबर का जी प्लस का सी होता है, ए प्लस जी बराबर का सी प्लस का टी होता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में सटीक ऑप्शन आपको वो ढूंढना जो गलत है। यहाँ पर आपको 2 सही दिखाई दे रहे हैं और 1 यहाँ पर गलत है, आपको ढूंढना कि गलत कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन भी, इसको भी नोट्स में आपको लिखना है। मैं सीधा आंसर तक जाता हूं, आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों याद रखना, इसके अंदर यानी बे ऑप्शन यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। ए प्लस टी बराबर का जी प्लस का सी नहीं होता, ए प्लस का जी बराबर का सी प्लस का टी होता है। तो यहां पर बे ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग होता है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग होता है? देखो किसको काम में लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को काम में लेते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को काम में लेते हैं, या फिर डीएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं, या फिर आरएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना कि निम्न में से वह कौन है जो डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है या प्रयोग होता है, किसको काम में लेते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया।
जी हाँ, ध्यान रखना इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को काम में लेंगे, किसको काम में लेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को काम में लेंगे, तो यहाँ पर अपना एक नंबर ऑप्शन सटीक हो गया। अब बात कर लेते हैं बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की, हार्मोन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन होता है, हार्मोन क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन में इसकी शब्दावली दी गई है। सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं, सरलता से विसरणशील होने वाले होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं, ऑल ऑफ दीज। हार्मोन क्या होता है? यदि आपने हार्मोन की थ्योरी क्लास देखी है, हार्मोन को थ्योरी क्लास में पढ़ा है, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन होते क्या है? सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं, सरलता से विसरणशील होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज होते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना, 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बिल्कुल अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित सूक्ष्म मात्रा में, और किसकी सूक्ष्म मात्रा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा क्या कहलाती है? हार्मोन कहलाती है। तो इसकी किसी भी जैविक क्रिया को यदि कंप्लीट करना हो तो हार्मोन की अति सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त होती है। तो सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होता है, सरलता से विसरणशील होता है, और नॉन एंटीजेनिक प्रकार का होता है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, हार्मोन शब्द किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। यदि हार्मोन की थ्योरी क्लास आपने देखी है तो आपने ये जाना होगा सबसे पहले हार्मोन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन एक में क्या कह रहा है? डब्ल्यू एम वेलिस की बात कर रहा है, ई एच शेली की बात कर रहा है, ई एच स्टार्लिंग की बात कर रहा है, या फिर हेरिस की बात करें। दीजिए करेक्ट आंसर, हार्मोन शब्द किसने दिया था? बिल्कुल, तो ध्यान रखना 10 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा, ई एच स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन हार्मोन के बारे में दिया गया है कि हार्मोन होते हैं, आपके सामने ऑप्शन रखे गए कि उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं, उपयोग के बाद नष्ट नहीं होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त 1 तथा 3 दोनों सही होते हैं। देखता हूं कितने बच्चे आईक्यू को काम में लेते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होगा? हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं? उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं, उपयोग के बाद नष्ट नहीं होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, उपरोक्त 1 तथा 3 दोनों होते हैं। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 1 तथा 3। देखो हार्मोन की एक विशेषता होती है, यदि उनको यूज किया जाए तो यूज करने के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल पहली बात एकदम राइट है, उपयोग के बाद नष्ट नहीं होते, गलत बात। उपयोग के बाद में हार्मोन नष्ट हो जाते हैं। और नॉन एंटीजेनिक के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया कि हार्मोन की विशेषता होती है कि ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, हार्मोन रासायनिक तौर पर होते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, हार्मोन रासायनिक तौर पर होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं हार्मोन के बारे में। नॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको इजी वे वाले क्वेश्चन देखने को मिले। देखो हार्मोन रासायनिक तौर पर क्या होते हैं, तो बच्चों याद रखना, हार्मोन एमिनो एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, स्टीरॉयड भी होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरॉयड भी होते हैं। तो यहाँ पर भी 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था। इसका करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। सबसे पहला कौन सा हार्मोन खोजा गया था? थायरोक्सिन, सिक्रिटिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन। 4 ऑप्शन आपको 13 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया था। थायरोक्सिन खोजा गया, सिक्रिटिन खोजा गया, एड्रिनलिन खोजा गया, या फिर इंसुलिन खोजा गया। दीजिए करेक्ट आंसर। तो बच्चों ध्यान रखना इसका भी 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रिटिन हार्मोन था। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जीवन की उत्पत्ति की सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत का प्रतिपादन किसने किया? देखो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीवन की उत्पत्ति का सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत का प्रतिपादन किसने किया था? मूरे नामक वैज्ञानिक ने, विजमेन ने, मिलर ने, ओपेरिन ने। आपको 4 ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना है कि जीवन की उत्पत्ति का सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय विकास टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ओपेरिन एवं होल्डेन नामक वैज्ञानिक ने
जीवन की उत्पत्ति का सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत प्रतिपादित किया था। अब देखो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। किस जहाज पर डार्विन को प्राकृतिक वैज्ञानिक के पद पर रखा गया था? देखो किस जहाज पर डार्विन, या आप इस प्रश्न को सीधा ध्यान रख सकते हैं कि डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किस जहाज में विश्व की यात्रा की थी? सेंचुरी, बिगुल, सिगल, बिगल। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना कि चार्ल्स डार्विन ने किस जहाज के द्वारा विश्व की यात्रा की थी? तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बिगल जहाज में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने विश्व की यात्रा की थी। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। ह्यूगो डिवरीज ने किसका प्रतिपादन किया था? ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए कि ह्यूगो डिवरीज ने इन चार में से किसका प्रतिपादन किया? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया, प्रबलता का नियम दिया, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया, या फिर पृथक्करण का नियम दिया। 16 नंबर क्वेश्चन में चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना है इसके अंदर कि ह्यूगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने किसका प्रतिपादन किया था? बिल्कुल बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो याद रखना इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? ह्यूगो डिवरीज था। अब देखो बात करते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणु जनन की क्रिया का नियंत्रण होता है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन हार्मोन वाला टॉपिक ही है, ध्यान रखना। शुक्राणु जनन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एफएसएच के द्वारा होता है, एलएच के द्वारा होता है, एलटीएच के द्वारा होता है, वेसोप्रेसिन के द्वारा होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन की क्रिया का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा होता है, या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा होता है। देखो एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलटीएच का मतलब ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, और वेसोप्रेसिन आपको पता ही है जिसको किसके नाम से जानते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी एडीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे पिट्रिसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इतने सारे नाम मैंने वेसोप्रेसिन के बता दिए। बच्चों याद रखना शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो कंट्रोल होती है एफएसएच के द्वारा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन आज की पीडीएफ में नहीं है। शरीर की मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? देखो थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और ये चार ऑप्शन के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह आपके लिए रख रहा हूं मैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए, इसलिए प्रश्न मार्क लगा रहा हूं यहाँ पर। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है। देखो पीयूष ग्रंथि कोई हार्मोन रिलीज करती होगी, उस हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो क्या उत्पन्न होता है? क्रिटिएजिनिज्म होता है, या फिर गोइटर रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ध्यान देना, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है, या फिर देखो इसमें से कोई अन्य आप बता सकते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की कमी से क्या उत्पन्न होता है? क्रिटिनिज्म को आउटोवामनता के नाम से जानते हैं बच्चों। गोइटर आप जानते हो, ध्यान रख लेना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये इस प्रकार से समझना है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा एक व्याधि उत्पन्न होती है जिसको डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। देखो एक तो डायबिटीज मेलिटस होता है। ये मेलिटस जो होता है ना, ये तो आपको याद रखना इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है। किसकी कमी के कारण से? इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। और वेसोप्रेसिन की कमी के कारण से कौन सा हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जो पीयूष ग्रंथि का हार्मोन होता है। अब देखो 20 नंबर हार्मोन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? आपको यह बताना कि वृद्धि हार्मोन जो है उसका स्राव किसके द्वारा होता है? एड्रिनल के द्वारा होता है, पिट्यूटरी के द्वारा होता है, थायराइड के द्वारा होता है, थाइमस के द्वारा होता है। बच्चों याद रखना इस वृद्धि हार्मोन की जगह एक शब्द और आ सकता है, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या देखो इसको वृद्धि हार्मोन को बोलेंगे एचजीएच हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जिसको जाना जाता है। याद रख लेना पीयूष ग्रंथि के द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है। बाल्यावस्था में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चा बौना रह जाता है।
पिट्यूटरी बोने, सर्कस के बोने जो होते हैं उन्हें पिट्यूटरी बोने मिजेट्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक, मानसिक और जननिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं या शिथिलता वाले बच्चे होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आना चाहिए। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको मिले टॉप 20 एमसीक्यूज। इसी प्रकार से यदि आप बने रहेंगे तो एक से बढ़कर के एक क्लास आपके सामने आती रहेगी। क्वेश्चन का सार संग्रह धीरे धीरे स्टैंडर्ड रूप वाला भी होगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको मिलते हैं और जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, ऐसे क्वेश्चन को तो आप स्टार 5 स्टार लगाते हुए अपने नोट्स की नोटबुक में डालेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए। एक बार दो बार दोहरान करने पर वो क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।